नमस्कार मित्रों, नरेश आईएएस अकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आईएएस मुख्य परीक्षा के लिए हमने एक संक्षिप्त और सारगर्भित सीरीज आरंभ की है, जिसमें सामान्य अध्ययन के प्रत्येक क्वेश्चन पेपर को 20 वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास किया जाता है। तो आपको पता है, आईएएस मेंस एग्जाम के लिए जनरल स्टडीज क्वेश्चन पेपर 2 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो देन आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन दे सकते हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि जो स्टूडेंट तैयारी के लिए पर्सनली कांटेक्ट नहीं कर सकते, तो देन उनको किस तरीके से हेल्प की जाए, और जो स्टूडेंट्स पर्सनली पढ़ना चाहते हैं तो देन वे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस से और आंसर राइटिंग सेशन से जुड़ सकते हैं। तो आज से हम शुरू करेंगे सामान्य अध्ययन क्वेश्चन पेपर 1 का पूरा सिलेबस, उसको कैसे कवर किया जाए। 20 वीडियो का टारगेट हमारा इस सेशन में भी रहेगा। तो पेपर 2 पूरा डिस्कस किया जा चुका है, आप वहां से उसको सुन लेंगे और अपनी तैयारी को पूरा ग्रिप में रखेंगे। उसका एक बहुत बड़ा पार्ट पेपर 2 का आप हमारी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। तो जनरल स्टडीज क्वेश्चन पेपर 1 का जो पहला टॉपिक है, जैसा कि यूपीएससी ने मेंशन किया हुआ है सिलेबस के अनुसार, कि प्राचीन काल से लेकर के और आधुनिक काल तक विभिन्न प्रकार के कलारूप और स्थापत्य कला का विकास। तो इस टॉपिक को हम किस तरीके से कवर करें जिससे पिछले वर्षों में पूछे गए सभी क्वेश्चंस के जवाब हम दे सकें और भविष्य में जो अप्रोच यूपीएससी रखने वाला है वो हमें समझ में आ जाए। तो देन आज का हमारा टॉपिक डेवलपमेंट, विकास, कलारूप और स्थापत्य या वास्तुकला, आर्किटेक्चर। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। जैसा कि सिलेबस में यूपीएससी ने मेंशन किया है, कैसे इसको कवर करना है। इसके डेवलपमेंट को हम 3 डायमेंशन में समझेंगे। कलारूप और स्थापत्य का विकास प्राचीन समय में, एंशियंट टाइम में इसका डेवलपमेंट का नेचर क्या है, और देन मध्यकाल में। जब तक आप अपनी तैयारी को यूपीएससी के अप्रोच के अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे, तब तक आईएएस मेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। तो मेन जो टारगेट है वही है कि डायरेक्ट और टू द पॉइंट अप्रोच हमारी कैसे बने। सिंपली है, किताबों से, नोटबुक से नहीं बन पाती है। हर फील्ड में कुछ एक्सपर्टीज होता है, कुछ लोगों के पास एक्सपीरियंस होता है। देन यू हैव टू कॉन्टैक्ट देम। जहाँ से भी आपको सपोर्ट मिले, हेल्प मिले, गाइडेंस, देन यू मस्ट टेक। तो आपको वो प्राप्त करनी चाहिए। तो मेरा भी प्रयास यही है कि जितना हेल्प आपको हो सके, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ दिस फील्ड। बहुत लंबा अनुभव मेरा इस फील्ड में रहा है। तो देखिए, इसके डेवलपमेंट को हम कैसे पढ़ेंगे। 3 पॉइंट्स के आधार पर मैं पूरे टॉपिक को समझाऊंगा आपको। एक तो फ्यूजन, दूसरा शैली, स्टाइल, और तीसरा सामग्री या विषय, कंटेंट, विषय वस्तु। ये हमारा पहला टॉपिक है। इस पैटर्न पर हमको इसको समझना है। विभिन्न प्रकार के कलारूप और स्थापत्य कला का विकास प्राचीन काल से होते हुए मध्यकाल और फिर आधुनिक काल तक किस तरीके से यह लगातार आगे बढ़ता है। तो इस टॉपिक को आप तभी कवर कर सकते हैं जब ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके पास हैं और इसके बारे में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन आपके पास है। फ्यूजन में आपको ये पढ़ना है, फ्यूजन या इंग्लिश में आता है सिंक्रेटिज्म, सिंक्रेटिक आर्ट। इसका अर्थ ये होता है कि
दो संस्कृतियों के कॉमन तत्वों से मिलकर के एक नया कलारूप बनता है। जैसे हिंदू संस्कृति के कुछ तत्व जब किसी अन्य विदेशी संस्कृति के साथ मिल जाएंगे तो उससे कला का एक नया रूप विकसित होगा। तो ये फ्यूजन हमें दो रूपों में दिखाई देता है। एक तो फ्यूजन सीमित रूप में है और दूसरा एब्सोल्यूट फॉर्म में, यानी कुछ बिल्डिंग्स या कुछ कला के रूप ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा मिश्रण हुआ है दो संस्कृतियों का, और इस फ्यूजन से बचने का प्रयास प्राचीन मध्यकाल आधुनिक भारत में हुआ है। इसे हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कला का प्राचीनतम रूप, जिसे आप कहते हैं शैल कला, रॉक आर्ट। रॉक यानी चट्टानों पर जो कला उस समय विकसित हुई, उकेरी गई, उसे आर्ट फॉर्म कहते हैं। तो आर्ट फॉर्म मध्य पाषाण काल से नवपाषाण काल होते हुए और यह आगे बढ़ता है। लेकिन मध्य पाषाण और नवपाषाण काल की जो शैल कला है, रॉक आर्ट है, उससे हमें तत्कालीन मानव जीवन और संस्कृति के सामाजिक आर्थिक पहलुओं को समझने में मदद मिलती है और इतिहास का थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हम वहां से ट्रेस कर सकते हैं। मध्य पाषाण काल, तो ये इतिहास का एक फेज हो गया। तो रॉक आर्ट से हम हिस्ट्री को ड्रॉ कर रहे हैं कि मध्य पाषाण काल का जो समय माना जाता है, उस समय का मनुष्य चट्टानों पर इस प्रकार की कलाएं बनाता था। पेंटिंग्स है या ग्राफिक्स का वो प्रयोग करता था। हंटिंग्स के सीन है या डांसिंग पैटर्न है या फिर भोजन का जो पैटर्न है या फिर रिलीजन का प्रोटोफॉर्म्स है। तो देन दो प्रकार से हम इस कला रूप को समझ सकते हैं। तो पहला, रॉक आर्ट ने हमें सामाजिक और धार्मिक जीवन का ज्ञान प्रदान किया और उसके बाद इतिहास के निर्धारण के लिए आवश्यक तत्व प्रदान किए। लेकिन यह रॉक आर्ट प्राचीन काल में आगे रॉक कट आर्किटेक्चर में बदल जाता है। तो शैल कृत कला रूप, रॉक कट आर्किटेक्चर। तो रॉक आर्ट से रॉक कट आर्किटेक्चर कैसे अलग है? और आपको पता है कि इंडिया का सबसे पहला रॉक कट आर्किटेक्चर माना जाता है बिहार की बराबर की पहाड़ियों में बनाई गई गुफाएं, जो मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने बनवाई थी, और उसके बाद उसका ग्रैंड सन दशरथ, उसने भी नागार्जुनी पहाड़ियों में, बराबर पहाड़ियों के जस्ट बगल में ये गुफाएं बनवाई थी। तो इंडिया का मोस्ट एंशिएंट एग्जाम्पल। तो रॉक आर्ट आगे जाकर के रॉक कट आर्किटेक्चर में डेवलप होता है। तो जहां पर राज्य के आदेश पर बेहतरीन तकनीक के माध्यम से सिविल इंजीनियरिंग का प्रयोग करके चट्टानों को इस तरीके से काटा गया है कि उन्हें ब्राह्मण, जैन, बौद्ध और आजीवक भिक्षुओं के निवास के रूप में डेवलप किया गया। और निवास के समय ही इन्होंने वहां पर अपने धार्मिक और आध्यात्मिक तत्वों को प्राप्त किया और तथा वहां से हम इतिहास में एक महत्वपूर्ण निर्धारण रेखा को भी देखते हैं कि किस तरीके से राज्य ने इन कलाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आप समझ गए होंगे कि रॉक कट आर्किटेक्चर से हमको ज्ञान मिलेगा अध्यात्म का, धार्मिक जीवन का, सामाजिक जीवन का और इतिहास के निर्धारण का। क्योंकि इन रॉक कट आर्किटेक्चर के अंतर्गत जो गुफाएं बनाई गई थी, उन गुफाओं में जिस प्रकार के बौद्ध मंदिर यानी चैत्यों का विकास हुआ और जिस प्रकार के धार्मिक विश्वासों का वहां पर धीरे धीरे जन्म हुआ, प्रकृति, प्राकृतिक तत्व, सूर्य, चंद्रमा, नदी, पेड़ पौधे, वन्य जीव, इन सबको जिस तरीके से इन्होंने अपने प्रयोग किया है धार्मिक और आध्यात्मिक तत्वों के साथ, यह तत्कालीन इतिहास की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण ज्ञान का स्रोत बन जाता है। क्योंकि जब हम इतिहास में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें धर्म का ज्ञान चाहिए। तो धार्मिक ज्ञान को कैसे मिलेगा? इन रॉक कट में जो केप्स बनाई गई हैं उसमें जो तत्वों का इन्होंने प्रयोग किया है। तो फ्यूजन आप देख रहे हैं, सबसे प्राचीनतम जो कला थी रॉक आर्ट से रॉक कट आर्किटेक्चर में हमें दिखाई देता है। तो फ्यूजन दोनों रूप में है, दो या दो से अधिक धर्मों के बीच में, या फिर एक भारतीय धर्म संस्कृति और दूसरा विदेशी संस्कृति। तो आगे जाकर के
ये फ्यूजन हमें प्राचीन काल में ही विदेशी संस्कृति और भारतीय संस्कृति के रूप में दिखाई देता है। सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है गांधार कला, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। तो गांधार कला की शैली, विषय वस्तु और फ्यूजन, इन 3 तत्वों के आधार पर आप इसको अध्ययन कीजिए, पढ़िए, क्योंकि यहां से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो गांधार एंशियंट टाइम में एक महाजनपद था, इसकी राजधानी तक्षशिला थी और इस गांधार क्षेत्र ने ईसा पूर्व से लेकर के 7वीं शताब्दी ईस्वी तक अपने विकास के विभिन्न चरणों को रेखांकित किया है। तो गांधार जो कला है उसमें भारतीय तत्व, ग्रीक, यूनानी और रोमन तत्वों का मिश्रण है। इसके अलावा उसमें ईरानी तत्व भी हमको दिखाई देते हैं। तो देन ये फ्यूजन आर्ट हुआ या सिंक्रेटिज्म गांधार कला। अब आपको यह पढ़ना है कि गांधार कला की शैली विदेशी है, पूरी तरह से नहीं, और विषय वस्तु इसका भारतीय है। गौतम बुद्ध का जन्म उस समय भारतीय भूभाग में हुआ, तो सब्जेक्ट तो इसका भारतीय या गौतम बुद्ध हुए, लेकिन गौतम बुद्ध को इस फ्यूजन में स्थान देकर के और रोमन और ग्रीक शैली में उनको चित्रित करने का प्रयास किया गया है। तो आपको ये कारण पता करना है कि ये फ्यूजन क्यों होता है। या तो फ्यूजन इसलिए होता है कि कोई भी कला का जो स्थान है महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र पर स्थित है, या फिर राजनीतिक इसका आधार हो सकता है कि किसी राजवंश ने ऐसा प्रयास किया हो। तो गांधार कला के मामले में ये दोनों तत्व नजर आते हैं हमें, क्यों गांधार रीजन उस समय भारत और सेंट्रल एशिया और यूरोप के उस व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। तो गांधार क्षेत्र की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, इकोनॉमिक पोजीशन है, वो उस समय बहुत महत्वपूर्ण थी। विभिन्न संस्कृतियों का ये केंद्र आरंभिक काल से ही बना हुआ था। और दूसरा, जब कुषाण वंश के राजा कनिष्क आए तब उनके समय में इस गांधार कला का विकास बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो देन यहां पर फ्यूजन दोनों रूप में हुआ है। आर्थिक तत्व जिम्मेदार हैं, विकास और व्यापारिक मार्ग पर स्थित है, और दूसरा राजा कनिष्क ने और राजा कनिष्क के बाद अन्य राजवंशों ने इस कला में कुछ योगदान दिया है। तो तक्षशिला जो राजधानी थी उसका संबंध मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक और गुप्त वंश से भी रहा है, जिनके कुछ लक्षण हमें इस क्षेत्र में दिखाई देते हैं। तो गांधार कला किस सीमा तक विदेशी तत्वों, यूनानी और रोमन तत्वों की ऋणी है, तो ये आपको ट्रेस करना है। अब क्वेश्चन इसी तरीके से इसमें पूछा गया है। अगर आपने कहा कि पूरी तरह से ऋणी है तब तो आपके अंक बहुत कम आएंगे, क्योंकि एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि कोई भी आर्ट फॉर्म है, अगर आपने उसमें फ्यूजन मिश्रण को समझ लिया है तो मिश्रण का आपको डिग्री तय करना है। तो ये बात ठीक है कि गांधार कला की शैली रोमन और यूनानी है, जिसमें हम रोमन और यूनानी तत्वों को स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। गौतम बुद्ध के घुंघराले बाल, कर्ली हेयर्स, हैवी ड्रेपरी, जिस प्रकार के वस्त्र परिधान पहनाए गए, ये पूरी तरह से यूनानी तत्व हैं। और एंजल्स विद द गार्लैंड्स, जो देवदूतों की संकल्पना इन मूर्तियों के साथ दिखाई देती है। गौतम बुद्ध के पीछे जो आभा मंडल, एक हलो का जो प्रयोग किया गया है, तथा जो भी सेंटोर्स का प्रयोग किया गया है ह्यूमन हेड के साथ, सेंटोर्स का प्रयोग ह्यूमन हेड के साथ, और ट्राइटन का जो प्रयोग किया गया है, ये सभी हमें रोमन और यूनानी तत्वों का आभास दिलाते हैं। तो ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमें गांधार कला शैली में दिखाई देते हैं। लेकिन इसके बावजूद गांधार कला पूरी तरह से इन तत्वों की या इन विदेशी संस्कृतियों की ऋणी नहीं है, क्योंकि गौतम बुद्ध को यहाँ आदर्श रूप में और यथार्थ दोनों रूप में दिखाने का प्रयास किया गया है। तो भारतीय तत्व भी इसमें प्रभावी है, क्योंकि गौतम बुद्ध भारतीय विषय हैं और गौतम बुद्ध की स्टैंडिंग यानी खड़ी हुई और बैठी हुई जो प्रतिमाएं बनाई गई हैं, गौतम बुद्ध के साथ जिन प्रतीकों का प्रयोग किया गया है,
वे प्रतीक पूरी तरह से भारतीय हैं। तो आपको इसमें एक बैलेंस रखना है कि गांधार कला विदेशी तत्वों की जितनी ऋणी है उतनी ही ऋणी ये भारतीय तत्वों की या भारतीय संस्कृति की भी रही है। तो अगर आप इस बैलेंस को रखते हैं तो देन एक अच्छा आंसर आप इसमें लिख पाएंगे। इसी प्रकार प्राचीन काल में शैली और विषय वस्तु को लेकर के आपको ऐसी कलाओं का अध्ययन करना है, जैसे आप आगे जाएंगे अजंता शैली में। तो अजंता जो स्टाइल है, अजंता जो कला रूप है, उसकी शैली और विषय वस्तु दोनों ही भारतीय हैं। तो अजंता शैली में फ्यूजन का तत्व बहुत कमजोर माना गया है। तो पूरी तरह से बुद्धिज्म है इसका विषय। गौतम बुद्ध के जीवन के विभिन्न पक्षों को, चाहे उसका अतीत वाला पक्ष हो, वर्तमान और भविष्य, तीनों पक्षों को अजंता पेंटिंग्स में दिखाया गया है। तो अजंता कला गांधार कला से किस रूप में अलग है? गांधार तो मूर्ति कला है, अजंता पेंटिंग्स है। और अजंता रॉक कट के अंतर्गत आता है, रॉक के अंदर केप बना करके है, जबकि गांधार है वो मूर्ति कला है, विभिन्न प्रकार की मूर्तियां यहाँ पर बनाई गई हैं। तो दोनों में टाइम डिफरेंस का अंतर है, दोनों का सब्जेक्ट कॉमन है, लेकिन दोनों की स्टाइल में काफी सारा डिफरेंस पाया जाता है। गांधार का जो विषय वस्तु है वो सीमित है, उसमें गौतम बुद्ध के कुछ तत्वों को, जीवन के कुछ पक्षों को चित्रित किया गया है, जबकि अजंता शैली अपनी विषय वस्तु में ज्यादा व्यापक है। तो कंपैरिजन करने के लिए कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस तरीके से आपको इनको ट्रेस करना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको समझाने का ये प्रयास कर रहा हूं मुख्यतः कि जब आप इस टॉपिक को कवर करेंगे तो आप पढ़ेंगे कैसे। मेनली जो किताबों में आप पढ़ते हो, नोट्स में पढ़ते हो, तो उसमें तो सिस्टमेटिक तरीके से लिखा जाता है, उसमें वो अप्रोच और स्टाइल नहीं होता है जैसा यूपीएससी डिमांड करता है, और आप उस तरीके से अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आपको अंक नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार जब आप विषय वस्तु की बात करते हो सब्जेक्ट की, तो इसमें कुछ मोटिव्स आते हैं। यानी विषय वस्तु मान लीजिए हिंदू है या बौद्ध है या जैन है, तीन धर्म है मुख्यतः एंशिएंट टाइम में। तो हिंदू धर्म में अगर आपने हिंदू भगवान देवी देवताओं को लिया है, भगवान विष्णु, भगवान राम और भगवान कृष्ण को या भगवान शिव को, तो इनसे संबंधित कुछ मोटिव्स, कुछ प्रतीकों का प्रयोग कला में विशेष रूप में किया गया है। भगवान कृष्ण के साथ बांसुरी वादक का प्रयोग, भगवान शिव के साथ तांडव नृत्य, और भगवान विष्णु के साथ अवतारवाद। तो अवतारवाद, तांडव डांस और बांसुरी वादक कृष्ण। अगर आपको इन तीन मोटिव्स को कवर करना हो तो आप कैसे कवर करेंगे, इन पर लिखोगे कैसे, आप कंटेंट कहां से आएगा? यानी बांसुरी वादक कृष्ण के रूप में मैसेज क्या है? फ्लूट, संगीत, यानी संगीत शांति का, समरसता और एकता का प्रतीक होता है। तो बांसुरी वादक कृष्ण की जो लोकप्रियता है, सभी व्यक्तियों, मानव समुदायों के बीच में शांति, एकता और जीवन में प्रसन्नता का प्रतीक है। तो ये वैल्यू आपको ट्रेस करना है थ्रू आउट द एंशिएंट हिस्ट्री। भगवान शिव का तांडव नृत्य हिंदू शैली में एक मोटिव्स के रूप में प्रयोग किया गया है। तो तांडव नृत्य का अर्थ क्या है? भगवान शिव का एग्रेसिव फॉर्म। लेकिन जब भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को हम पढ़ते हैं, तब उसमें नाट्य शास्त्र में डांस के बहुत सारे फॉर्म बताए गए, 108 फॉर्म। तो भगवान शिव के 108 फॉर्म, लेकिन वे सभी तांडव फॉर्म नहीं है, उसके कई मीनिंग है। उसका एक टेरेस्ट्रियल मीनिंग है, भौतिक, एक उसका आध्यात्मिक पक्ष है, एक उसका जीवों के संदर्भ में, एक उसका समन्वयात्मक पक्ष है। तो तांडव डांस पर भी बहुत डिटेल में आपको अगर समझना है तो देन आप हमारे दूसरे वीडियो से जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार भगवान विष्णु के साथ अवतारवाद का मोटिव यूज हुआ है यहाँ पर। तो अवतारवाद का कंसेप्ट क्या है, ये अवतारवाद की थ्योरी आई क्यों है? तो इसका एक राजनीतिक आधार है और दूसरा धार्मिक आधार है। तो बौद्ध धर्म और महायान बौद्ध धर्म की प्रगति को काउंटर करने के लिए अवतारवाद का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि बौद्ध धर्म में भी गौतम बुद्ध के साथ यह संकल्पना धीरे धीरे विकसित होती है कि गौतम बुद्ध भविष्य में मैत्रेयी बुद्धा के रूप में जन्म लेंगे, और पिछली बार वो अवलोकितेश्वर, पद्म पाणि विभिन्न रूपों में अवतार ले चुके हैं, जन्म ले चुके हैं। और दूसरा इसका एक राजनीतिक महत्व था कि राजा अपने आप को भगवान विष्णु की तरह से विभिन्न रूपों में अपने आप को प्रेजेंट करता है। एक उसका राजनीतिक रूप हो गया पूर्णतः प्रशासक के रूप में, एक उसका योद्धा रूप हो गया, एक उसका कूटनीतिक रूप हो गया, एक राजा अपने आप को संस्कृति के संरक्षक भी दिखाता है, एक राजा अपने आप को प्रजा वत्सलता के रूप में। अगर इन मोटिव्स को आप सही तरीके से समझ पा रहे हैं
तो निश्चित रूप से आप बहुत बेटर आंसर लिख सकते हैं और आंसर में क्वालिटी आएगी और शानदार स्कोर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने हिंट किया है। मध्यकाल में आप जाएंगे तो फ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि मध्यकाल में मुस्लिम शासन भारत पर रहा और इस्लाम के शासन के कारण ये फ्यूजन हुआ। आर्थिक तत्व नहीं है। मध्यकाल में फ्यूजन का कारण क्या है? दिल्ली सल्तनत में इस्लाम का शासन है भारत पर, मुगल शासन में इस्लाम का शासन है। तो राजनीतिक दृष्टि से हिंदू तत्वों को इस्लामिक तत्वों के साथ मिक्सअप किया गया है, एक सिंक्रेटिज्म यहां पर हुआ है। तो उससे कला रूप में बदलाव आया, हिंद और इस्लामी कला का विकास हुआ, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो इसके 2-3 मुख्य तत्व हैं जो आपको समझने चाहिए। इस फ्यूजन से पहले हिंदू आर्किटेक्चर्स में मेन तत्व था बीम और पिलर्स का प्रयोग या कॉलम्स का प्रयोग, यानी बिल्डिंग्स को मजबूत और ज्यादा विशाल बनाने के लिए, स्पेशियस बनाने के लिए ये हिंदू स्टाइल थी लिंटेल या बीम और पिलर सिस्टम, जिसको आप ट्रेबिएट सिस्टम कहते हो। और इस्लाम में इस तत्व को लिया गया और उसके साथ उन्होंने आर्कुएट सिस्टम को यानी आर्च प्रणाली को अपना दिया। तो डिफरेंट टाइप के आर्च का प्रयोग करके उन्होंने बीच में से पिलर्स को लिंटेल को हटा दिया और बहुत बड़े बड़े भवन उन्होंने बनाए। दूसरा, डिजाइनिंग के लिए, डेकोरेशन के लिए हिंदू तत्वों का सीमित प्रयोग हुआ है। उसके स्थान पर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में ज्योमेट्रिक डिजाइन, त्रिभुज की आकृति, आयत की, वर्ग की आकृति और कुरान और शरीयत की वर्सेज, पंक्तियों को लिखने के रूप में, और कुछ प्राकृतिक तत्व, फूल पत्ती और नदी, इनका प्रयोग किया गया है। तो इसे अरबस्क स्टाइल कहा जाता है। तो आपको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पढ़ना है कि इसमें फ्यूजन का मुख्य कारण राजनीतिक था, आर्थिक नहीं था, या आर्थिक तत्व बहुत कमजोर दिखाई देता है। अब इस फ्यूजन के विभिन्न डिफरेंट कौन से, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा। आधुनिक भारत में जब ये फ्यूजन होता है तो आधुनिक भारत में ये फ्यूजन होता है जब भारत पर अंग्रेजी शासन था, तो ब्रिटिश शासन के दौरान इस फ्यूजन में ब्रिटिश आर्ट फॉर्म को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। तो मुख्यतः पुनर्जागरण कला यानी रिनेसां जो आर्किटेक्चर है, तो पुनर्जागरण की जो कला थी उस कला को इन्होंने भारतीय और मुस्लिम कला के साथ मिक्सअप किया। कलकत्ता में विक्टोरिया पैलेस बनाया गया, मद्रास में चेपक पैलेस बना, मुंबई में, कलकत्ता में, मद्रास में हाई कोर्ट की बिल्डिंग्स बनाई गई, दिल्ली में गवर्नर हाउस बनाया गया, या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में जो हिल स्टेशन बनाए गए उसमें आप देखेंगे तो पुनर्जागरण स्थापत्य और मुस्लिम स्थापत्य या हिंदू स्थापत्य का एक मिश्रण हमको नजर आता है। तो ब्रिटिश तत्वों में मूलतः उन्होंने प्रयोग किया है पॉइंटेड आर्च, नुकीले आर्च का प्रयोग। अब उसके पीछे एक विशेष थ्योरी है कि पॉइंटेड आर्च आप बनाते क्यों थे। दूसरा, चर्च के इंटीरियर पार्ट तक पहुंचने के लिए जो वॉल्ट का आपने प्रयोग किया है, जो बरामदा बनाया है, उसमें रिब्ड वॉल्ट का प्रयोग आपने किया है और वॉल्स को आपने थिक बनाया है। इसी प्रकार आपने लार्ज टावर का प्रयोग किया है, इसको गोथिक और मुगल आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। तो वेबसाइट पर जो वीडियोस आपको अवेलेबल रहेंगे उसमें बहुत डिटेल में और चित्र के माध्यम से आपको ये सब समझाया जाएगा। तो ये आज का हमारा पहला वीडियो था। इसमें मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको हिंट करने का प्रयास किया है कि डिफरेंट कला रूप के डेवलपमेंट को आप कैसे ट्रेस करेंगे। तो प्राचीन काल में जितने भी कला के रूप में उनको मध्यकाल तक और मध्यकाल से आधुनिक काल तक आपको ट्रेस करना होगा और ये स्टाइल आप इसमें जरूर फॉलो करेंगे तो थोड़ी सी हेल्प आपको इस टॉपिक को समझने में मिलेगी। धन्यवाद।